इकाई 9 हिंदी निबंध। अब हिंदी निबंध के बारे में पढ़ेंगे। पहला निबंध में पढ़ना दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण जो लिखा है वो भारतेंदु ने लिखा है। तो सबसे पहले भारतेंदु के बारे में जानना जरूरी है। भारतेंदु हमने पहले भी पढ़ा, जब नाटक पढ़ा था तभी भी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र दिल्ली दरबार दर्पण के राइटर है। इनका जन्म 1850 1850 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। और दिल्ली दरबार का जो प्रकाशन वर्ष है, ये छपा जो था वो 1877 में छपा था। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिल्ली दरबार दर्पण के अलावा और भी निबंध लिखे हैं, अन्य निबंध लिखे हैं उन्होंने इसके अलावा। कौन कौन से है? पहला मणिकर्णिका, दूसरा कश्मीर कुसुम, थर्ड बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, दिए सर्वस्व, वैवणता एंड भारतवर्ष, संगीत सार, जातीय संगीत, बैजनाथ की यात्रा, पांचवें पैगंबर, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कंकड़ स्त्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, सूर्योदय। ये सारे निबंध जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं, लेकिन हमें पढ़ना है इसके अंदर है दिल्ली दरबार दर्पण। और एक और है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दिल्ली दरबार दर्पण। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, मतलब इसके में सबसे पहले डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का पहला निबंधकार माना है। शिवदान सिंह चौहान मानते हैं कि भारतेंदु जो है हिंदी के पहले निबंधकार है। उन्होंने निबंध लिखने की परंपरा को शुरू किया था। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनके विचार हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी में हुआ, जिसका वायसराय लॉर्ड लिटन थे। उनका वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का अधिकार था। तो पहला जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1 जनवरी 1877 को लगा था, जिसके वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिटन थे। दूसरी बार 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और तीसरी बार 1912 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। 3 बार दिल्ली दरबार है। पहला दरबार था जो हुआ था 1 जनवरी 1877 में हुआ था, उसके जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। दूसरा हुआ 1903 में, इसके वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तीसरी बार हुआ 1912 में, इसके वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली दरबार निबंध में राजभक्ति तथा देशभक्ति का मिला जुला भाव मिलता है। मतलब वो राजभक्ति मतलब जो राज चल रहा है उसके प्रति उनकी जो लगाव था कि वो राज मतलब वो राज उनके लिए सही है। कई बार तो वो राजभक्ति की स्पीच बोलते हैं, कई बार वो देशभक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनको कई बार अंग्रेज सही लगते हैं, कई बार उन्हें अंग्रेज गलत लगते हैं। तो इसमें दिल्ली दरबार निबंध में राजभक्ति और देशभक्ति का मिला जुला भाव मिलता है। पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित करने और राज तिलक करने के उद्देश्य से लगा था। जो पहला दिल्ली दरबार लगा था उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया था उसको, ठीक है, उसका राज तिलक करने के लिए पहला दिल्ली दरबार लगा था। अब है निबंध का सारांश। इस निबंध का सारांश क्या है, मतलब इस निबंध में है क्या? इसका सबसे पहला पॉइंट है, सब बड़े बड़े शासन अधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमका मिला, सिक्का, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े शासन अधिकारी थे और जो राजा थे उनको एक रेशमी झंडा दिया गया, साथ साथ सोने का एक तमका दिया गया। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे झंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। जिसको भी झंडा दिया गया उसका नाम, राजा का नाम लिखकर उसे दिया गया। और फहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर आपके शास्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। उस समय जो शस्त्र वगैरह चलते थे उन्हीं के चिन्ह उस पर बने हुए थे। झंडा और तमका देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। उन्होंने कहा, राजा को एक वाक्य कहने के लिए कहा, मैं श्रीमती महारानी। उन्होंने जिसको भी वो सिक्का दिया, झंडा दिया, उनसे एक वाक्य कहा। क्या कहा? मैं श्रीमती महारानी की तरफ से झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा कि अब जो हमारी जो महारानी विक्टोरिया है वो यहाँ की भी महारानी बनेगी। श्रीमती को भरोसा है जब भी ये झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खैरवाहर राशि घराने का कैसा सुदृढ़ संबंध है। मतलब इंग्लिश लोगों से के साथ ही आप लोगों का भला है। कहता है, मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमका भी पहनाता हूँ। तमका मतलब मेडल होता है। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर यह शुभ दिन को याद दिलाए जो इस पर छपा है। कोई झंडा, तमका, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई विचारे इनमें से एक ही पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने के
तैयार थे। मतलब उनको झंडा और वो तमका दिया तो सब लोग उनके गुण गाने लग गए, उन्हीं की भक्ति करने लग गए। सबसे बढ़कर बुद्धिमान एक महात्मा को, जिसने वायसराय ने कहा, आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के ही सम्मान पाते हैं। इसके जवाब में बोल पड़े, यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आज हमारे खुदा मौजूद है। मतलब उन लोगों को, अंग्रेजों को अपना खुदा बना लिया उसने। ठीक है। 1 जनवरी को दरबार महोत्सव हुआ। यह दरबार जी हिंदुस्तान के इतिहास से सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, हेक्सागन शेप में चबूतरा था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राज राजेश्वरी का सुहेवला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन पर सुशोभित हुए थे। हर एक राजा के साथ 2 पॉलिटिकल अफसर भी थे। इसके सिवाय गवर्नमेंट के 2 अधिकारी भी यहीं बैठे थे। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी, 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। 63 मतलब 63 लोगों को यहाँ पर जगह मिली। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय पहुंचे। उनके पहुंचते ही शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टाफ ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रैंड मास्टर का वस्त्र धारण किया, मतलब वो वहाँ के ग्रैंड मास्टर बने। श्रीयुक्त राज सिंहासन पर चढ़ने लगे तो ग्रैंड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, मतलब नेशनल एंथम बंद करके उन्होंने अपना इंग्लिश लगाया। वो गाना बजने लगा और गॉड ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। श्रीयुत सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए। सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने पर खड़े हुए थे बैठ गए। श्रीयुत ने सुखैबंदी यानी कि चीफ हेरल्ड को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राज आज्ञा पत्र पढ़ो। राज आज्ञा मतलब मतलब जो महारानी की क्या आज्ञा होगी उस पत्र को पढ़ा जाए। मुख्यबंदी चीफ हेरल्ड ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर में राज आज्ञा पत्र पढ़ा। महारानी विक्टोरिया जो हाल में पार्लियामेंट की सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधिक देशों के राज संबंध पदवियों और प्रशस्त्रियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले, वो अपने राज्य को कहीं पर भी बढ़ा सकती है। ऐसा एक्ट वहां पर पास हुआ है। इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजाधिकार को जो उस समय तक हमारी और से ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द था, मतलब जो हिंदुस्तान था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आता है, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है। अब यहाँ पर हमारा पर्सनल अधिकार है और हमारे नाम से इसका शासन होगा। मतलब हिंदुस्तान में जो भी शासन करेगा वो हमारे नाम से करेगा, अंग्रेजों के नाम से करेगा। इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि राज आज्ञा पत्र द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगा कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे उठा ले। हम जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जब चीफ हेरल्ड राज आज्ञा पत्र अंग्रेजी में पढ़ चुके तो 101 तोपों की सलामी हुई। नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग, गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। मतलब उन्होंने ये जो काम किया इससे हमें अच्छा लगा। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात। मतलब जो अंग्रेज पत्रकार आए थे उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने हिंदुस्तानी तरीके से सलाम किया राजाओं को। सन 1858 के 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ, एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुई, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया। जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको ये बताया गया कि जो महारानी है वो सबके भले के लिए काम करेगी, जिसको उस दिन आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते थे। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता पे मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने में एक कदम और आगे लिया उसने। पृथ्वी पर श्रीमती के अधिकार में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, मतलब पूरे भूगोल पूरे ग्लोब से के 7वें हिस्से से कम नहीं है, इतने बड़े क्षेत्र पर उसका अधिकार है, जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं।
उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। मतलब वो हिंदुस्तान पर जितनी कृपा दृष्टि रखती है वो किसी और के ऊपर नहीं रखती। इस बात का एहसास उन्होंने हिंदुस्तानियों को कराया। श्रीमती राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है। इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखें और उनके राज्य में एक बने रहने में अपना भला समझें। श्रीमती महारानी उस राज को जिसे उसके पुरुषों ने प्राप्त किया है, श्रीमती ने दृढ़ किया है, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है। मतलब उसे अब हिंदुस्तान को अपने पिता की संपत्ति समझती है। उनके पुरखों ने उसको हासिल किया है तो वो अब उसको अपनी पिता की संपत्ति समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के लिए योग्य है। उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है। उसका वो ये मानती है कि उसका ये कर्तव्य है कि इस पर मेरा अधिकार है और मैं इसकी रक्षा करूं। वो कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों का पूरा ध्यान में रखकर काम में लाएं। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है। मतलब वो यहाँ की राजेश्वरी रानी घोषित कर दिया गया, लेकिन वो किसी को मिटाना नहीं चाहती, किसी को दबाना नहीं चाहती, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने के लिए वो यहाँ की रानी बनी है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। मतलब वो हमारे हिंदुस्तान के फायदे के लिए, भले के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगी। उन्होंने ये विश्वास दिलाया। हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए। इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहें, उसका श्रीमती अभियान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे और अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। मतलब जो हमारे सेना में लोग थे उनकी बहादुरी की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा जिस तरह से आप अपने कर्तव्य को निभाते आए हैं, जिस तरह से यहाँ की रक्षा करते आए हैं, आप आगे भी वैसा ही करते रहेंगे। वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों ने के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने योग्य है। मतलब जितने भी वॉलंटियर थे जो काम में हेल्प करते हैं और छोटे छोटे सिपाही, उन सबको भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। श्रीमती महारानी आपको ये विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग इसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ। तो वायसराय कहता है कि वो महारानी की तरफ से सबको इनवाइट कर रहा है और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंह की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूं। अगर आप आएंगे तो इसका मतलब आप राज्य से खुश हैं। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस रीति पर प्रकट की थी। उन्होंने जब प्रिंस ऑफ वेल्स वहां से आए थे, विक्टोरिया का जो बेटा था, जब आए थे तो उसके स्वागत में सबको बुलाना चाह रहा है। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ में अपना स्वार्थ समझती है। मतलब आपकी भलाई में ही उनकी भलाई है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले स्नेही राजा लोगों का जो शुभ सहयोग से संबंध है। मतलब अंग्रेजी राज को जो टैक्स कौन दे रहे हैं? राजा लोग दे रहे हैं। तो उनके साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे हैं। अब क्या कहता है? हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी की देशी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। तो मतलब वो ये कहता है कि हमें सारी जो बागडोर है वो अंग्रेजी अधिकारी को देनी पड़ेगी क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। वो ये जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिमी देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है। मतलब जो हमारे देश का विज्ञान है, साइंस है, सब हम आपको सिखाएंगे। कहने का मतलब उनका यही है। बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहां रहने वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य है। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आप काम कर सकते हैं, तो आपको भी उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी काम मिलेगा और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीतिक जानने वाले लोग और महारानी की राजसीय पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को भी स्वीकार किया है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। मतलब जिनको हम अधिकार देंगे, जिनको हम काम देंगे, उनके अंदर योग्यता हो तो होनी जरूरी ही है, लेकिन उनका आचरण, उनका
करैक्टर भी अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों के में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सकें। इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। मतलब जो भी पद के लिए योग्य हैं तो महारानी के द्वार उनके लिए खुले हैं, उनको वो काम मिल जाएगा। श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती। मतलब महारानी ये नहीं समझती कि हम छोटे मोटे राज्यों को जीत करके अपने राज्य को बढ़ा सकते हैं। हमारी रानी का ऐसा कुछ नहीं मानना नहीं है। वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याय युक्त राज शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम में चतुराई और बुद्धिमान के साथ भागी है। वो ये चाहती है कि राज शासन को चलाने के लिए बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये जो प्रजा है हमारा साथ दे और आगे बढ़ने में हमें सहयोग करे। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपनी ही राज से नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो लोग इस बड़े राज्य की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखे। मतलब वो लोगों से शत्रुता नहीं करना चाहती, जो लोग मिलजुल कर काम करते आए हैं उनके साथ वो काम करना चाहती हैं। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। मतलब उसने महारानी को पैतृक राज बता दिया कि ये उनकी बाप दादा की जायदाद है, हिंदुस्तान जो है उनकी पैतृक संपत्ति है, तो कह रहे उसकी रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है और इसकी रक्षा करेगी। हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सेवा यही है कि उसके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामय बातों की गुण ग्राह्यता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे।